आरआरबी क्लर्क में तो ये स्टेट टॉपर रहे हैं। ये तो मैं प्रिपेयर करके नहीं गया था, तो बाल बाल बचा सेक्शनल कट ऑफ से। जेडी का एक मॉक 40 दिन तक, यानी टोटल 40 मेंस के मॉक मैंने दिए हैं। बहुत लोग मेरे को बोले थे कि आपका जीए इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, आप कैसे कर लोगे, आप नहीं निकाल पाओगे। आरआरबी क्लर्क में रीजनिंग में 50 में 50 आया है। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आज हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही खास इंसान हैं जिन्होंने अभी हाल ही में आरआरबी पीओ बहुत अच्छे मार्क्स से किया हुआ है और अपना आरआरबी क्लर्क में तो ये स्टेट टॉपर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्वागत करना चाहेंगे मिस्टर संगीत खिरवाल का, जो कि झारखंड से हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन संगीत फॉर योर सक्सेस। थैंक और कैसा लग रहा थैंक यू है? मैम। मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ कि आपको लग कैसा रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? मैम मेरे को और मेरे फैमिली सभी को काफी अच्छा लग रहा है। इतने साल बाद कुछ खुशियां आई है तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेहनत का फल मिला है। तो आप किस बैकग्राउंड से हैं? आपने ग्रेजुएशन में मैम आपका क्या स्ट्रीम है? मैम मैंने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और वो 2020 में कंप्लीट हुआ था। 2020 में, दैट मीन्स आपने तैयारी स्टार्ट करी 2021 से और 23 में आपको सफलता मिली। तो बहुत सफलता मिली। अच्छा ही यस मैम। मोटिवेशन है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं और किसी कारण से उनका कुछ रह गया, फेलियर हुआ, या फिर अभी नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले संगीत, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो जर्नी आपकी रही थी, इसमें आपने जब अपनी तैयारी शुरू करी तो कितना टाइम बेसिक क्लियर करने में लगाया और उसके बाद क्या गलती करी कि आपको 3 साल लगे, मतलब 2.5 साल पूरा लग गया? मैम सबसे पहले तो बेसिक का बता देना चाहता हूँ। बेसिक उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए पानी जरूरी है पीने के लिए, क्योंकि बेसिक में बेसिक अगर आप क्लियर नहीं करोगे, एकदम से बड़े क्वेश्चन आपसे क्या बनेंगे। आप दोष देते हो कि एग्जाम में इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया, वो आ गया। लोग उसको दोष देते हैं, पर एक्चुअली आप अपना बेसिक सबसे पहले क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। और बिना बेसिक्स के आप एक्स्ट्रा नहीं बना पाओगे, बल्कि आप अगर बेसिक नहीं करोगे तो आपसे इजी क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो मैंने लगभग 6 महीना अपना बेसिक क्लियर करने में पूरा दे दिया था। 2021 जब से स्टार्ट किया, उसके बाद से 6 महीना पूरा मैंने अपना बेसिक ही क्लियर किया है। ओके ओके, तो अभी जैसे आपने जैसे बेसिक क्लियर किया, आपने उसके बाद कितने टाइम बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करे थे? और क्या आपने, जैसा कि 2021 से 22 की जो जर्नी थी जब आपने अटेम्प्ट दिए, तो क्या कमी रह गई थी आपकी? मैम जैसे कि मैंने बताया कि 2020 में ग्रेजुएशन हुआ, फिर 2021 में मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। ओके। और शुरू का 6 महीना प्रिपेयर किया, और उसके बाद एकदम से मैम आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ये सब जो एग्जाम्स थे वो मैंने भरे और एग्जाम्स दिए। प्रीलिम्स तो क्लियर हो गए थे क्योंकि मैंने बेसिक क्लियर किया था। पर जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट दे रहा था, एक्चुअली उस टाइम मुझे उतना आइडिया नहीं था कि किसका टेस्ट लेना चाहिए किसका नहीं। जो भी सोर्सेज का मैंने टेस्ट लिया था, तो उसमें एक्चुअली जो प्राइसिंग के वजह से उनका कम प्राइसिंग था और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में दे रहे थे। तो मैं सोचा कि दो जगह से ले लेता हूँ, ये दोनों कम में दे रहे हैं, तो उनका बनाता गया, काफी ज्यादा बॉक्स वगैरह उनसे लेता गया। और मैं सोच रहा था कि मैं काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड हूँ। फिर मैं जब मेंस दिया, फिर देखा कि 10 मार्क्स 12 मार्क्स से मैं रह जा रहा हूँ। उसके बाद भी मैं वो कंटिन्यू रखा, मुझे लगा कि क्वेश्चन हार्ड आ गए होंगे। फिर जैसे कंटिन्यू रखा, फिर एक और एग्जाम आया। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। फिर मेंस में देख रहे हैं कि यही हो रहा है, जो मतलब इंटरव्यू स्टेज तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर 10 12 मार्क्स से रह जा रहा है, कभी मतलब सुधार हो ही नहीं पाया एक्चुअली वो सब लेवल में। फिर अचानक 2022 में मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया, जब मेरे एक बैंक ऑफ इंडिया में एक फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया था। आपका एक गाइडली पीडीएफ बंडल था, 2022 या 2021 में लॉन्च हुआ होगा, पर मैंने 2022 वाला पहले लिया। और उससे 4 4 महीना, या बोलेंगे 120 25 दिन लगातार मैं कंसिस्टेंटली बनाया। कंसिस्टेंटली मतलब जो आपका डे वाइज पीडीएफ बंडल होता है, जो एग्जाम वाइज आप देते हो, 50 डेज का टारगेट रहता है। तो वो पूरा टारगेट मैं लगभग 4 से 5 एग्जाम का कंप्लीट किया, यानी आप मान सकते हो कम से कम 200 डेज, 200 डेज। और एक डेज में आप जान रहे हो 20 क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग 3 4 हजार क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन मैंने गाइडली पीडीएफ बंडल का बनाया। और उसके बाद एकदम से मेरा 2023 में जो पहला एग्जाम दिया, क्योंकि मैं श्योर था कि एक बार मैं पूरा तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद ही देता हूँ। और जैसे ही गाइडली पीडीएफ बंडल से मैंने स्टार्ट किया तैयारी, उसके बाद पहला एग्जाम जो मैंने दिया वो बैंक ऑफ इंडिया का था। बैंक ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था वो क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट का था। उसमें आईबीपीएस पीओ पैटर्न जैसा होता है मैम। उसमें क्या होता है, 35 क्वेश्चन पॉइंट्स के होते हैं और वो 60 मार्क्स के होते हैं। फिर आपका रीजनिंग का 45 क्वेश्चन होता है, वो भी 60 मार्क्स का होता है। और फिर जीए का 40 क्वेश्चन था, 40 मार्क्स के। तो जीए तो मैं प्रिपेयर करके नहीं गया था, तो बाल बाल बचा सेक्शनल कट ऑफ से। और क्वांट्स और रीजनिंग में बता देता हूँ। क्वांट्स में
जो 35 क्वेश्चन थे आपके, सिर्फ पीडीएफ बंडल इतना बनाया था मैंने और इतना डीआई सॉल्व किया था वही सेम पैटर्न से। तो आपका 57 मार्क्स मेरे पॉइंट्स में आया था 60 में से, और आपका 53 मार्क्स रीजनिंग में आया था। टोटल 110 मार्क्स ये दोनों मिला के आया था। उसके बाद से मैं समझ गया कि मैंने राइट पाथ फॉलो किया है। दैट मीन्स बहुत बड़ी बात है ये। मैं एस्पिरेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ एक सोर्स फॉलो तो करिए आप, राइट? जैसा कि आपने मुझे अभी बताया कि आप ने बताया था, अभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या चैलेंजिंग आपके लिए रहा था, तो आप क्या रिपीट करोगे उस बात को कि क्या प्रॉब्लम्स मैम रही जो आपने करी? बहुत, प्रॉब्लम तो मैं बता दूं प्रॉब्लम यार, 99% स्टूडेंट्स है ना, वो इसी चीज का शिकार हो रहे हैं। मैं प्रॉब्लम्स बता देता हूँ क्या होता है। मैं क्या करता था कि एक्चुअली अफोर्डेबल, एक स्टूडेंट तो यही चाहता है कि उसको अफोर्डेबल रेट में मिल जाए शुरू शुरू में जब वो प्रेफर करता है। जी। तो मैं क्या करता था, एक तरह से एक कंटेंट इधर से उतारता था, फिर यूट्यूब में जाता था, एक चैप्टर के लिए अलग टीचर, फिर दूसरा चैप्टर के लिए अलग टीचर। ऐसे करते करते मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ मैं बता नहीं सकता। एक दिन में जहां मैं एक पीडीएफ बंडल में इतना मतलब सिस्टमेटिक वे से कवर कर सकता था जितना क्वेश्चन, उसमें उससे आधा भी नहीं, उससे आधा से भी कम मेरा इतना इधर ढूंढते ढूंढते चला गया और क्वालिटी कंटेंट भी नहीं मिला। तो पीडीएफ बंडल आने के बाद ये मेरे को इतना फायदा हुआ कि एक जगह सारा कंटेंट मिल गया, सारा एग्जाम वाइज में मिल गया, फिर टॉपिक वाइज भी आप प्रोवाइड करते हो तो टॉपिक का भी देखना होता तो मैं उसी से देखता हूँ। ये बोलूंगी कि आपने मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट होते हैं ना, मेंस नहीं निकलता उनका, सालों हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है जो इनकी स्ट्रेटेजी है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बताइए जरा। मैम मेंस के लिए जैसे आपका गाइडली पीडीएफ बंडल है वो तो मैं करता ही था, और जैसे कि मैंने बताया कि डेली वाइज, जब से मेरे बैंक ऑफ इंडिया में इतना अच्छा अटेम्प्ट किया है उसके बाद से तो मैं मतलब पीडीएफ बंडल तो बनाते ही था। अब क्या हो गया था कि पहले तो मैं दो दो बार बनाता था, सुबह शाम। अब क्या हो गया था कि अब एग्जाम जैसे जैसे सामने आ रहा था, जैसे एक महीना एग्जाम के पहले, तो मैं क्या करता था कि एक टाइम मतलब डेली, मैं एकदम भी मतलब बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि डेली मैं पूरा कंसिस्टेंट था। मैंने जब ठान लिया है वो करना है तो करना है। तो मैं 30 दिन तक लगातार एक एक मॉक देता था, और आपका शाम में गाइडली पीडीएफ बंडल का जो बचा पार्ट है, जो हार्ड क्वेश्चन है, वो मैं बनाता था, जैसे कि डीआई वगैरह हो गया या अर्थमेटिक वगैरह हो गया या पजल्स वगैरह हो गया। तो ये शाम में बनाता था और सुबह एक मॉक तो पक्का था। और अब अगर शाम में अगर मन नहीं किया कि मतलब पीडीएफ बंडल बना लूं, तो मैं डेफिनेटली एक और मॉक दे देता था। तो ज्यादातर मैं एग्जाम जैसे ही सामने आता था तो मैं मेंस तरफ ही अप्रोच करता, जैसे प्री का रिजल्ट आ गया, ये नहीं कि सॉरी प्री का एग्जाम मैंने दे दिया वैसे ही मॉक स्टार्ट हो गया मेरा। ये नहीं कि मैं प्री का रिजल्ट का वेट करूंगा उसके बाद मॉक देता रहूंगा। मैं एक्चुअली पहले से ही डिटरमाइंड था कि एक महीना पहले से ही करना, या हो सकता है और पहले से भी मैं करता हूँ। यही एक खासियत होती है जिस स्टूडेंट को फाइनल सिलेक्शन लेना था, बाकी सारे तो मजे मजे में मतलब सीरियस नहीं होते, मैं उनको यही बोलूंगी, क्योंकि जिसको सच में एग्जाम निकालना है वो मेंस की सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। सबसे बड़ी चीज आती है मेंस की प्रिपरेशन गाइस, और संगीत का जो यहाँ पर स्ट्रेटेजी मुझे लगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगता है आप सबको वो चीज जरूर फॉलो करनी चाहिए अगर आप सच में मेंस तक क्लियर करना चाहते हो, मतलब फाइनल सिलेक्शन चाहते हो। तो संगीत, आप बताइए आपने मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? मैम एक्चुअली क्या होता है, बहुत लोग होते हैं कि वो लोग प्री का रिजल्ट का वेट करते हैं, पढ़ लेंगे यार इतना दिन बाद मेंस हो जाएगा, इतना दिन में हो जाएगा। पर मैम मेरा वैसा स्ट्रेटेजी नहीं था। मैं जानता था कि मेरे से प्री क्लियर होगा तो डेफिनेटली मुझे आगे चल के मेंस देना है। तो मैं क्या करता था, सुबह और शाम, शुरू शुरू में तो जब अगर 45 60 मतलब 60 दिन 2 महीना ऐसे बचता था, तब तो मैं क्या करता था, पीडीएफ बंडल से पढ़ता था। जैसे जैसे लगभग एक महीना या 35 40 दिन बच जाता था, उसके बाद मैं क्या करता था, सुबह सुबह मॉक देता था, एक फ्रेश माइंड रहता था, पूरा कंप्लीटली फ्रेश माइंड। एक मॉक देता था मीन्स का, और वो ऐसा नहीं कि सबमिट करके या पॉज करके, एकदम जैसे एग्जाम फॉर्मेट में होता है कि पूरा लगातार मॉक देना है, तो मतलब एक मॉक पूरा कंप्लीट करता था। और उसके बाद सिर्फ मॉक देना तो जरूरी है नहीं, डेफिनेटली उसका एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो कि बहुत लोग क्या होता है कि वो लोग आलस में क्या करते हैं कि मैंने मॉक तो दे दिया, अब एनालिसिस करके क्या फायदा। वो सबसे बड़ा गलती है। शुरू शुरू में मैंने बहुत ऐसा किया है, पर जब से मैं सीरियसली पढ़ाई कर रहा हूँ तब से एनालाइज उसको कर रहा हूँ। क्या करता था कि पहले तो मॉक दे देता था, फिर बीच का जो टाइम होता था उसको एनालाइज करता था। फिर उसके बाद मैं क्या करता है, शाम में गाइडली पीडीएफ बंडल को उठाता था और वापस से वो कंटिन्यू करता था। एक टाइम गाइडली पीडीएफ बंडल पर
डेली का एक मॉक 40 दिन तक, यानी टोटल 40 मेंस के मॉक मैंने दिए हैं। बहुत बड़ी चीज है, मतलब हर कोई इतना प्रेशर ले भी नहीं पाता। बट मैं इतना भी नहीं बोलती कि आप पर डे मेंस का मॉक दो, मतलब अगर कुछ लोग नहीं दे पाते, आपकी कैपेसिटी है, ये बहुत जी, अच्छी बात है। बहुत लोग सही बात नहीं कर पाते, तो अगर वो ऑल्टरनेट भी कर रहे हैं तब भी वो बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। और इनका अगर हम देखें, इन्होंने मेरे को एक बात बोली कि इन्होंने मेंस 120 डेज तक चार, दो तीन चार एग्जाम्स का लगाया, मतलब जो एग्जाम वाइज पीडीएफ है। बंडल है। जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि भाई जब भी पढ़ो ना, तो मेंस को भी टाइम चाहिए होता है, कि लाइक आप उसको टाइम दो, उस तरह के क्वेश्चंस को टाइम दो, तभी आप मेंस का जो फियर है उसे दूर कर पाओगे और वहां मार्क्स ला पाओगे। तो जैसा कि संगीत ने बताया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि 120 डेज तक लगातार मेंस के लिए पढ़ना पीडीएफ बंडल से और मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है एक अपने आप में, क्योंकि आप फिर यूज टू भी होने लगते हो, राइट? आपको मेंस में डर यस नहीं मैम, लगता यस होगा, मैम। जैसा कि आपका आईबीपीएस डर पीओ नहीं, का भी यही हुआ है। रिजल्ट बचा है जी और मैम, इनका आरबीआई रिजल्ट असिस्टेंट भी बचा है। बहुत अच्छा हुआ है। तो आई होप आपको सक्सेस मिले सारे एग्जाम में, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आपने इतना थैंक यू अच्छे मैम। एग्जाम, इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया हुआ है। तो ये पॉइंट इनका मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगी, अब मॉक पे आ गए हैं, तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर एस्पिरेंट के साथ रहता है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती आरआरबी पीओ क्लर्क में। तो पहले आप मुझे जी प्री मैम। में अपना बताओ कि आपने कैसे डिवाइड किया और मेंस में कैसे डिवाइड किया टाइम। मैम डेफिनेटली आरआरबीज में क्या होता है कि वो कंबाइंड टाइम दे देते हैं। जैसे कि प्री की अगर बात की जाए, तो प्री में 45 मिनट में दोनों करना होता है। तो 45 मिनट में आप जैसे भी कर सकते, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतना टाइम दो, पर जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है दोनों में, उसको आप कोशिश करो कि 24 मिनट 25 मिनट दो। और जो आपका थोड़ा वीक है, जिसमें मतलब आपको लग रहा है कि थोड़ा अटेम्प्ट करके भी आपका एग्जाम निकल जाएगा, मैं मेंस मतलब ये पीओ के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लर्क में तो आपको एवरीथिंग अटेम्प्ट ये करना ही आप पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए दोनों में बता रहे हो, बराबर। राइट? 45 मिनट यस जो मैम, प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए। यस मैम, प्रीलिम्स के लिए और आपका पीओ के लिए। क्लर्क में प्रीलिम्स में क्या होगा कि आपको दोनों करना ही होगा, वो तो आपको ऐसे ही कट ऑफ जाता है कि आपको दोनों में इक्वली टाइम देना होगा। पर जी। अगर आप पीओ में क्या करना होगा, आपको जो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसमें आपका मार्क्स स्कोरिंग होता है, आप क्योंकि मॉक देते हो इतना, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो उसको आप कोशिश करो कि कम से कम 24 25 मिनट उसको दो, और बाकी जो दूसरा सेक्शन है उसको 20 21 मिनट दो, तब आपका अच्छा बैलेंस हो जाएगा। ये प्रीलिम्स के लिए है। मेंस के लिए आप मुझे रीजनिंग और क्वांट का अलग बताओगे और बाकी तीन सब्जेक्ट का अलग बताओ। मैम बहुत लोग बोलते हैं कि आप जब तक आपका जीए इंग्लिश अच्छा नहीं है, आप क्लियर नहीं कर सकते हो, तो उनको मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाना चाहूंगा। बहुत लोग मेरे को बोले थे कि आपका जीए इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, आप कैसे कर लोगे, आप नहीं निकाल पाओगे। फिर आज मैं उनको अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, तब बोलते हैं कि हाँ वाकई निकाला जा सकता है। तो जैसा कि आपने बात उठाया है कि कैसे सेक्शनल टाइमिंग डिवाइड करना है, तो मैं जैसे कि मैंने आपको स्कोर कार्ड भी शेयर किया था इस इंटरव्यू से पहले। तो मेरा ये आपका आरआरबी क्लर्क में रीजनिंग में 50 में 50 आया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मेंस तो में, ये राइट? जो 50 मार्क्स, यस मैम, मेंस में ये या ये जो हो पाया है, ये मैंने लगभग 45 मिनट सिर्फ रीजनिंग को दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो 5 मिनट में मैं जीए बना के, तो वो दोनों का मतलब मार्क्स मेकअप हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं जीए में ज्यादा भी देता टाइम तो भी उतना ही आता, कम भी टाइम देता तो उतना ही आता। तो रीजनिंग का मैं जीए से मेकअप कर लेता हूँ। फिर क्वांट्स का, क्योंकि क्वांट्स में डीआई होता है, तो डीआई डेफिनेटली टाइम टेकिंग होता है। तो क्वांट्स का जो टाइमिंग है ना, मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश, जैसे कि आप अपना पीडीएफ बंडल्स आपने निकाला है, तो उसमें इंग्लिश का काफी ज्यादा दिया हुआ है। इंग्लिश का डेफिनेटली कोई अलग से देता नहीं है, पर आपका जो सोर्स है, जो बंडल है, उसमें इंग्लिश का काफी था, तो वो मेरा रीडिंग हैबिट बना दिया। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इंग्लिश में सिर्फ 15 मिनट्स दिया था, मैंने सिर्फ 15 मिनट्स। और मार्क्स कितने हैं आपके तो इंग्लिश में? हालांकि उतना ज्यादा मार्क्स नहीं थे, पर 23 मार्क्स थे, पर वो मतलब मिनट क्वाइट के गुड। हिसाब से काफी है। आप डिवाइड करो ना कि 1 मिनट में एक से ज्यादा मार्क्स आ जाए, तो वो उस हिसाब से ठीक है। बाकी मैं रीजनिंग में और पॉइंट्स में आराम से उठा लेता हूँ। तो ओके। यही कारण था कि मेरे अच्छे अच्छे मार्क्स आए। तो आपने जो आपके जीए सेक्शन हो गए, कंप्यूटर सेक्शन हुए, इनमें आपने 5 6 मिनट या 10 मिनट इस तरह से टाइम 15 मिनट। स्पेंड किया। इंग्लिश में इन्होंने जी मैम। 15 मिनट किया। रीजनिंग में 15 मिनट। आपने बताया, पीओ में भी आपने 40 मिनट दिए थे रीजनिंग को। पीओ में और ज्यादा, पीओ में और ज्यादा, पीओ में उनको लगता है 50 मिनट दे दिए थे रीजनिंग फिफ्टी में, मिनट आपने पॉइंट्स में रीजनिंग फोर्टी को दिए, मिनट दिए थे। 40 मिनट दिए थे। हाँ मैम, बाकी एक्चुअली क्या था रेस्ट। कि मुझे पता था कि मैं टाइम दूंगा तो मेरे पजल्स बनेंगे, क्योंकि पजल्स में क्या होता है कि आदमी अगर एक मतलब डर जाता है कि आपके पास कम टाइमिंग है, आपको 3 मिनट में ये बनाना है। मैं आई थिंक जानता था कि मैं टारगेट, आरआरबी में हाँ तो मैं टारगेट डुएबल भी वही, रहता है थोड़ा सा, सेक्शंस। डुएबल भी रहता है, पर पीओ
पीओ में क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब हो डेफिनेटली। सकता है कि पीओ में हाँ नहीं कर पाओ, तो आपको मतलब बहुत अच्छा से देखना होगा कि कौन सा करना अटेम्प्ट, कौन सा नहीं करना। पर आप ऐसा थोड़ी आप मतलब सोच पाओगे, ये तो आप मॉक दोगे तभी तो आपको पता जियो चलेगा में कि आप आप पांच रियल टाइम में मिनट क्या। हाँ, जियो में आपने बोला कि आपने 5 मिनट दिया, तो जैसे कि मैं देखती हूँ ना स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, रीजनिंग में, क्वांट में, जीए में 1 नंबर, 2 नंबर। तो आप क्या उनको सलाह देना चाहोगे, क्योंकि आपने भी 5 मिनट जियो को दिया है, आपने भी बोला कि जीए मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था, बट स्टिल आपने नहीं आज है। बहुत अच्छे मार्क्स से, आप स्टेट टॉपर हो आरआरबी क्लर्क में, और आरआरबी जी पीओ में मैम। भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो क्या बोलोगे आप इन लोगों को, क्योंकि आप बोलो तो शायद समझ जाएंगे। देखिए जीए में क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि बहुत मतलब पता नहीं उनको कौन बताता है, वो लोग क्या करते हैं कि डेली का वीडियो देखते जाते हैं, डेली वीडियो, डेली 2-3 घंटा वो लोग वीडियो देखते रहेंगे। फिर भी उनका क्या होता है कि एग्जाम में मार्क्स आता है 20-21, मैक्स टू मैक्स। उतना ही टाइम अगर आप ये जो आप पीडीएफ बंडल बनाने में सॉल्व करोगे तो वहां आपका इतना स्कोर बढ़ेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। पर जीए में अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ते हो, लिमिटेड पढ़ते हो, आपको क्या करना है, जीए आपको कभी भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। पर भी आपको ठीक ठाक मार्क्स लाना है, जैसे 15-16 जो भी 40%, 45% लाना है, तो आपको जो पीडीएफ आता है, मंथली पीडीएफ आता है, वो एक शॉर्टकट भी ट्रिक है, और आपका लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जो मंथली पीडीएफ आता है। आप अगर डेली जीए करने जाओगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, वो आपका बहुत टाइम लेगा, और जीए आपका उतना स्कोर दे नहीं और पाएगा। उतना हम ज्यादा तो मतलब आउटपुट भी मंथली नहीं पीडीएफ, आएगा, राइट। तो इनका मुझे आउटपुट भी नहीं बहुत आएगा अच्छी उतना। ये बात लगी, उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है जिनका जीए सेक्शन पहली बार इंटरेस्टिंग नहीं रहता। तो ये बहुत अच्छा लेसन है जो आपके लिए 2024 के एग्जाम में वर्क करेगा, कि इन्होंने बोला कि 5-6 मिनट मैंने जियो के दिया, मुझे पता है कि मुझे नंबर या उतना ही स्कोर करना है, चाहे अभी बहुत लोग क्या करेंगे 45 कराएंगे, 35 कराएंगे, पर स्कोर उनके आने 11 या 12 ही है, क्यों? क्योंकि वो गलत कराते हैं, गैस वर्क कर लेते हैं। तो आई थिंक स्मार्ट यस मैम। स्ट्रेटेजी के साथ आप खेलें, ताकि आप टाइम डिवाइड करें। इन्होंने रीजनिंग क्वांट को कैसे टाइम दिया, इंग्लिश को कैसे टाइम दिया, काबिले तारीफ है मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अगर थैंक यू मैम। आपको पता है ना, आपका अब किसी भी डिफरेंट स्टूडेंट का हो सकता है मैथ्स स्ट्रांग हो, इंग्लिश स्ट्रांग हो, तो आपको अपने स्ट्रांग एरियाज के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट देने हैं, जैसे इन्होंने दिया। तो इनको बिल्कुल कंफर्म पता था पहले से कि मेरे लिए क्या क्या चीजें वर्क करेंगी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को किया, जो कि आपके सक्सेस का मंत्र है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से सीख सकते हो, जो कि बहुत अच्छी है। और इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, इंटरव्यू कैसा गया था आपका? मैम इंटरव्यू में मेरे को लगा नहीं था मुझे 75 मार्क्स मिले। मेरे स्टेट में एक्चुअली, मैं जैसे कि मैंने बताया था मैं झारखंड से हूँ, झारखंड में जल्दी किसी को उतना मिलता नहीं है। एक्चुअली ओके। यहाँ के थोड़े स्ट्रिक्ट पैनल मेंबर है, मैंने पता भी किया था, तो मैं काफी डरा हुआ था कि अगर इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिला तो मेरा ड्रीम जॉब आरआरबी पीओ नहीं हो सकता है। कोई बात लेकिन नहीं। ये आपके जो टीचर गाइडली के टीचर का तरीका टेश्वरी है वो, सर, राइट। यस, यस मैम, यस मैम, यस मैम, उनका जो बताने का तरीका है वो कितना आराम से बताता है। आपका एक बैच भी आया था, वो भी मैंने लिया था, वहां से भी काफी, और जो आपका मॉक इंटरव्यू होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा स्कोर रहा 75 आपका, और अच्छी सेवेंटी चीज फाइव है। यस तो मैम। इंटरव्यू आपका फर्स्ट टाइम था ये? नहीं मैम, सेकंड टाइम था। जो फर्स्ट टाइम आपका जो मैंने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया में इतना अटेम्प्ट था ओके ना, ओके। वो एक्चुअली मैंने एग्जाम, वो इंटरव्यू, उसमें इंटरव्यू में लगभग 85% आया, जो इंटर 60 मार्क्स का था, और ये 51 मार्क्स आया उसमें। तो ओके उसमें क्या हुआ कि वो मतलब काफी अच्छा, वो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। पर मैं वो मतलब ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा आरआरबी निकल जाएगा, ओके। तो इसलिए मैं वो ज्वाइन नहीं किया। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे मतलब इस इंटरव्यू से ऐसा लगा कि काफी हार्ड वर्किंग पर्सन से मेरी बात हुई जी है, जिस जी। हिसाब से इन्होंने तैयारी करी हुई है। अभी जैसे आप लोग इस पूरे वीडियो में देखो कि हमने कहीं प्री की बात नहीं करी, कि इन्होंने प्री के कितने मार्क्स दिए हैं। तो क्या बोलना चाहोगे इसके लिए, एक मतलब कम मैम शब्दों में बताना। मैम एक्चुअली फ्री के लिए क्या ही बोलेंगे। फ्री क्या होता है कि मैं जैसे बेसिक क्लियर कर रहा था ना, तो मुझे पता था कि फ्री का ज्यादा मार्क्स नहीं भी दूंगा। पहले मैंने देख लिया था कि फ्री में कितने मार्क्स आ रहे, तो मेरे शुरू से ही फ्री में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। ओके। अगर आप आरआरबी की बात कर ली जाए तो मेरा आज तक आरआरबी क्लर्क में 80 में 80, मतलब 3 बार दिए, तीनों बार 80 में 80 आया है आरआरबी क्लर्क में। और इस ईयर आरआरबी पीओ में प्रीलिम्स में 72.5 आया था। तो ओके। आरआरबी पीओ में जो मेरा मार्क्स आ रहा है वो किसी के क्लर्क में मतलब मिनिमम आता है ऐसा। तो उसके लिए भी तो आपने इनपुट दिए हुए हैं ना, आपने बताया आपने 6 मंथ्स बेसिक्स क्लियर किए थे, बेसिक राइट? क्लियर किया, डेफिनेटली ये यस। बहुत जरूरी है। सिर्फ
मैम सिर्फ बेसिक क्लियर करना जरूरी नहीं है, वो बेसिक को लेके वो क्वेश्चन भी बनाना जरूरी है। दैट मीन्स व्हाट, ये बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल हो गए, तो उस 2 साल में भी अगर वो आप वेस्ट नहीं कर रहे होते, अगर आप ढंग से पढ़ रहे होते हो, जैसे इन्होंने उस चीज को यूटिलाइज किया है, तो 2 ढाई साल लगना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन टफ है गाइस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको इन पॉइंट्स पे वर्क करना है, अगर आप कहीं रह रहे हो, आप सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भी टाइम दिया उसको यूटिलाइज फुल्ली किया हुआ है। ये चीज बहुत अच्छी है, यस और मैम। ये समय का सही उपयोग अच्छे से होता है। और आई होप आपका आने वाले टाइम में अभी आईबीपीएस पीओ आरबीआई असिस्टेंट सारे एग्जाम क्लियर होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए, मैम मतलब मेरी तरफ से पूरी थैंक दुआ यू है मैम। आपके लिए। इसके बाद थैंक यू मैम। लास्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगी आपसे, संगीत, यहाँ पूछना चाहूंगी कि आप अपनी जो सफलता है, अपनी सक्सेस किसको डेडिकेट करना चाहोगे? मैम ऐसा बहुत जन होता है जो बोलता है कि इसने ये किया मेरी तरफ से, उसने वो किया, तो मैं तो सबसे पहले खुद को ही डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि एट द एंड मेहनत मैंने काफी ज्यादा की है। और उसके अलावा क्या है कि मेरा एक ही फोकस था, मैं जानता था कि अगर मैं बैंकिंग का तैयारी करूंगा तो उसके बाद बाकी सब होता रहेगा, तो एक ही चीज की तरफ मैं डेडिकेटेड था और अभी भी हूँ। बहुत मैं ऐसा नहीं है कि मैंने निकाल लिया है तो मैं और नहीं पढ़ूंगा। मैं डेफिनेटली 2024 का भी गाइडली पीडीएफ बंडल लूंगा, और एनआईसीएल एओ जो मेरा आ रहा है मैं वो भी निकालूंगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। और सबसे ठीक है, तो काफी अच्छा लगा मुझे यस यहाँ मैम। संगीत का इंटरव्यू लेके, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपको आपकी सक्सेस मिली, एंड इन फ्यूचर आप बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंचे। मेरी आपके लिए यही दुआ रहेगी हमेशा। सो थैंक यू सो मच संगीत, थैंक यू हमारे मैम। हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए। और एक चीज और लास्ट में पूछते जाएंगे, आप जो फर्स्ट सैलरी आएगी यस वो मैम। किसे डेडिकेट कर रहे हैं, खुद को? नहीं, इस बार मैं फर्स्ट फर्स्ट सैलरी अपने डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करूंगा, क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि ये 3 सालों में मेरे पेरेंट्स ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि आपका एग्जाम क्यों नहीं निकला, आप आगे प्रिपेयर क्यों मतलब मत करो, या आप दुकान में मतलब जो मेरे पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन है बिजनेस में लग जाओ। उन्होंने फुल टाइम सपोर्ट किया है, तो डेफिनेटली मैं पहला सैलरी मैं अपने पेरेंट्स के सामने रख दूंगा। तो ऐसे पेरेंट्स भगवान सबको मिले, और बहुत अच्छी चीज है, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो स्टूडेंट मतलब बच्चे के अंदर खुद में खुद एक अपनी ताकत बन जाती है। और अच्छा है, आपने भी उनकी उम्मीदों को पूरा फुलफिल यहाँ पर किया हुआ है, एंड आई यस होप मैम। बाकी एस्पिरेंट्स भी उनको प्राउड फील कराएं, अपने जितने जो पेरेंट्स हैं अपने, तो आई होप सबके ड्रीम्स पूरे हों, है ना। तो थैंक यू सो मच यस यस संगीत, मैम। कनेक्ट होने के लिए।